हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 यानी कि एसएसटी सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 5 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 6ठा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 5 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट लेवल 2 मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और परीक्षा में हूबहू ऐसा ही पेपर आएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको टेस्ट देना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 के अंदर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, टोटल अपन भाग 6 के अंदर ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर है वो अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का सर्वप्रथम निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा 1968 में किया गया। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम किया था प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1968 में। यह आपको इसमें याद रखना है। इनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल और इस पुस्तक में राजस्थान के 7 भौगोलिक प्रदेशों को बताया गया है। ठीक है, कौन कौन से? दोस्तों देखिए, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश। इन 7 भागों में बांटा है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किशोर सागर झील तालाब कहां स्थित है? राजस्थान में किशोर सागर झील है, ये कहां पर है? तो ये कोटा जिले के अंदर है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, तालछापर कृष्णमृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताइए, तालछापर कृष्णमृग अभ्यारण्य है वो कहां पर है? तो ये चूरू जिले में स्थित है दोस्तों, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा चूरू जिला। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? राजपुताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1919 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1919 में। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे, तो वो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। लाला जयदयाल तथा मेहराब खां ये थे दोस्तों। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, 1857 की क्रांति का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? लाला जयदयाल तथा मेहराब खां ने। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक या दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? बताइए, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें सावंत सिंह। ठीक है, सावंत सिंह के दरबार में थे दोस्तों ये निहाल चंद। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? बताइए, कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है गागरोन दुर्ग, जो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। कहां पर है ये? झालावाड़ में है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, सुमेलित करना है अपने को। ठीक है, सुमेलित करना है, बताना है कि अपने को कौन सा वाद्य यंत्र, कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है। यहां पर देखिए दोस्तों, इकतारा। ठीक है दोस्तों, इकतारा है ये कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये तत्वाद्य यंत्र है। क्या है? तत्वाद्य यंत्र है इकतारा। ठीक है,
अलगोजा है ये दोस्तों क्या है, तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र। झांझ है ये दोस्तों घन वाद्य यंत्र है, और मांदल है ये दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र है। तो यहां पर अपना सही उत्तर क्या होना चाहिए था दोस्तों? सही उत्तर होना चाहिए था यहाँ पे 2 3 1 4, 2 3 1 4। कूट भाषा के ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, डायरेक्ट बता रहा हूं 2 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, रम्मत है। काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है, रम्मत क्या है? तो दोस्तों रम्मत है ये एक लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की प्रचलित दोस्तों जो रम्मतें हैं, जैसे कि बीकानेर की रम्मत, जैसलमेर की रम्मत, ठीक है। तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की थी इन्होंने। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चड़स है। बताइए चड़स क्या है? अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से निवास करते हैं तो आपको पता होगा दोस्तों। चड़स है ये कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े का बना पात्र होता है, उसको बोलते हैं चड़स। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी कि आरटीडीसी का मुख्यालय कहां स्थित है? बताइए आरटीडीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जयपुर में है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया? दोस्तों ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। किसके द्वारा? तो दोस्तों ये कान्हा व्यास के द्वारा रचित है, ठीक है, और ये संस्कृत भाषा में रचित है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए तोरावाटी है। बताइए तोरावाटी किसकी बोली है? किसकी उपबोली है ये? तोरावाटी किसकी उपबोली है? तो दोस्तों तोरावाटी है ये ढूंढानी बोली की उपबोली है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, बांस किस श्रेणी में आता है? बांस है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? दोस्तों बांस को घास के श्रेणी में रखा गया है। बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है, यह सबसे लंबी घास है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य यह वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये बूंदी जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कहां पर है ये? बूंदी में। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? तो दोस्तों ठोस उपचार है वो है दोस्तों जिप्सम एवं रॉक फॉस्फेट खादों का प्रयोग करके किया जा सकता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम शोधन। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम शोधन, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहां पर 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है। बताइए दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है 7.75 लाख। कितनी है? 7.75 लाख है। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? बताइए वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बाड़मेर में, ठीक है, बाड़मेर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी पाई गई? तो दोस्तों 32.5%, याद रखना, ठीक है, 32.5%। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? तो वो है दोस्तों वालर नृत्य है। ये गरासिया जनजाति का प्रचलित नृत्य है जो सिरोही क्षेत्र में प्रचलित है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित है? बताइए, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख जमाव कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है कपूडी, मेड़ता और पलाना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पर है 22 नंबर का प्रश्न है, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बांडी नदी प्रदूषित हो रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए बांडी नदी को केमिकल रिवर भी कहते हैं, यह भी याद रखना है। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, नाल हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नाल हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये बीकानेर में स्थित है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 24 नंबर का प्रश्न है, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष बताइए कौन सी सांस्कृतिक युग से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। यहां पर अपना इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये आप सभी को पता होगा। ये पूर्व हड़प्पा संस्कृति या प्राक हड़प्पा संस्कृति किसको संज्ञा दी गई है? तो यहां पर अपना इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताइए किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बैराठ से। ठीक है, यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, पद्मिनी और कर्मावती निम्न में किस कारण विख्यात है? बताइए पद्मिनी और रानी कर्मावती किस कारण विख्यात है? तो दोस्तों क्योंकि इन्होंने जौहर किया था। क्या किया था? जौहर किया था। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जौहर किया था इन्होंने। ठीक है, आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में लोहारगढ़ दुर्ग यानी कि आप बोल सकते हैं लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों किस जिले में स्थित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये है भरतपुर जिले में है और महाराजा सूरजमल द्वारा ये निर्मित दुर्ग है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों ये ताम्र कांस्य युग से संबंधित है, ताम्र कांस्य युग से संबंधित है दोस्तों ये गणेश्वर सभ्यता। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया, बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में लड़ा गया, ये भी बिल्कुल सही है। दिवेर का युद्ध दोस्तों 1682 नहीं, दिवेर का युद्ध दोस्तों 1582 ईस्वी में लड़ा गया था, यह आपको इसमें याद रखना है। और ये अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चित्तौड़गढ़ में। आगे देखिए मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? दोस्तों मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? ये तो सभी को पता होगा, ये है दोस्तों अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही, अलवर। आगे देखिए हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? कौन से मेले को कहा जाता है? तो दोस्तों ये चंद्रभागा मेले को दोस्तों हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और ये झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है ये मेला। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? बताइए राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो किसको बोलते हैं? आणो बोलते हैं दोस्तों विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, उसको बोलते हैं आणो।
यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसे मुकलावा या गोना भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए यहां पर 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उड़ान योजना से संबंधित है। बताइए राजस्थान उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये योजना है, ये सैनिटरी नैपकिन के निःशुल्क वितरण से संबंधित है। ये सैनिटरी नैपकिन के निःशुल्क वितरण से संबंधित है ये उड़ान योजना। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी के लिए दोस्तों ये सुनहरा मौका है, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री सुविधा में आपको यहाँ पर मिल रही है। रोजाना आपको टेस्ट अवश्य देना है परीक्षा तक। करीबन मैं आपको 50 से 60 मॉडल पेपर कराऊंगा परीक्षा तक। अगर आपने ये 50 से 60 मॉडल पेपर सारे देख लिए तो दोस्तों आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहां पर देखिए भाग दो के अंदर अपन राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इससे संबंधित 30 प्रश्न है वो अपन यहां पे पढ़ने वाले हैं। देखिए यहां पे 36 नंबर का प्रश्न है, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए केला देवी का मंदिर कहां पर है? तो दोस्तों ये करौली के अंदर है, ठीक है, करौली। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और लांगुरिया गीत भी गाया जाता है। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? सभी को पता होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा चिंकारा। तो यहां पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 38 नंबर का प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तबीजी अजमेर व सेवर भरतपुर में। तबीजी अजमेर व सेवर भरतपुर में दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, तबीजी अजमेर में, ठीक है, और सेवर भरतपुर में। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बीजीए मसाला केंद्र कहां पर है? तो दोस्तों ये तबीजी अजमेर में है। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये सेवर भरतपुर में है। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, राजसिको द्वारा विस्तृत स्तर का नवीन एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां विकसित किया जाना प्रस्तावित है? राजसिको द्वारा विस्तृत स्तर का नवीन एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां विकसित किया जाना प्रस्तावित है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मानसरोवर जयपुर में। मानसरोवर जयपुर में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 40 नंबर का प्रश्न है, राज्य में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन निर्यातक बनों का शुभारंभ किया गया। राजस्थान में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन निर्यातक बनों का शुभारंभ किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर में। यहां पर है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में, ठीक है। आगे देखिए यहां पर 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान आरटीई 2011 के कौन से अध्याय में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी का उल्लेख किया गया है? अच्छा प्रश्न है। राजस्थान आरटीई के अध्याय 2 की धारा 3, 4, 5 के अनुसार प्रत्येक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति को स्थापित किया जाएगा, यानी कि एसएमसी को स्थापित किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें अध्याय 2, ठीक है। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, बताइए दोस्तों क्या होगा इसके आगे की लाइन बताइए। राजस्थान में दोस्तों ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ठीक है, के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष दोस्तों आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में आरटीई 2009 लागू किया गया किस राज्य को छोड़कर? 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में आरटीई 2009 लागू किया गया किस राज्य को छोड़कर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी 31 अक्टूबर 2019 को वहां भी आरटीई लागू कर दिया गया है, यह भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे 2010 की बात की गई थी, इसलिए जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है।
आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, आरटीई 2009 की धारा 4 के अनुसार यदि कोई बालक 13 वर्ष की उम्र का है उसे प्रवेश दिया जाए या नहीं, यदि हाँ तो कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? बताइए, तो कौन सी कक्षा में उसको प्रवेश दिया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कक्षा 8 में उसको प्रवेश दिया जाएगा, कक्षा 8 में उसे प्रवेश दिया जाएगा। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, सीटीई यानी कि अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रमों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सीटीई अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रमों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्तें, अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्तें। तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नैनी कली योजना का संबंध किस जिले या किन जिलों से है? नैनी कली योजना का संबंध किस जिले से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर जिले से। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर जिले से है। इस योजना की शुरुआत 2006-07 में की गई थी। ठीक है, आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, ग्रामीण बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रारंभ किया गया। बताइए, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रारंभ है वो कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2017-18 से इसको प्रारंभ किया गया। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा वाणी में प्राथमिक वर्ग के लिए मीना की कहानी का प्रसारण का समय कितना है? बताइए, शिक्षावाणी में प्राथमिक वर्ग के लिए मीना की कहानी का प्रसारण समय कितना है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 15 मिनट। कितना? 15 मिनट। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 15 मिनट। 49 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का अधिकार अपने हाथों में लिया? किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का अधिकार अपने हाथों में लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए अध्यापक है, छात्र है, अभिभावक है, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं है। शिक्षा मंत्री इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में देवताओं की साल स्थित है। देवताओं की साल कहाँ पर है? तो दोस्तों देवताओं की साल है ये मंडोर जोधपुर में है। ठीक है, मंडोर जोधपुर में है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न है, शक्कर पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? शक्कर पीर की दरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शक्कर पीर की दरगाह है ये झुंझुनू जिले के नरहड़ कस्बे में ये स्थित है। ठीक है, नरहड़ झुंझुनू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है जिससे राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है जिससे विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकार की योजनाओं में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित दोस्तों अपने को बताना है कि असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए वीडियो कॉल प्रत्येक पंचायत समिति में सहकारी नवाचारों का लाइव प्रसारण के लिए। ठीक है, ये दोस्तों अपना बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा देखिए राजनेट प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक एकीकृत नेटवर्क है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों राज ई साइन प्रमाणिक डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां पे मैं आपको बताऊं राज्य सरकार की योजनाओं में राज ई साइन प्रमाणिक डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र और
RKCL राज्य के शहरी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा, ठीक है, में शामिल नहीं है ये, ठीक है, ये राज्य सरकार की योजनाओं में शामिल नहीं है, ये तीसरा और चौथा पॉइंट है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए असत्य कथन पूछा है तो तीसरा और चौथा है वो इसमें शामिल नहीं है, तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को निम्न में से किस फॉर्मूले द्वारा 4 चरणों में बांटने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया है। नई शिक्षा नीति के तहत 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को निम्न में से किस फॉर्मूले द्वारा 4 चरणों में बांटने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 5+3+3+4, ठीक है, याद रखना, यानी कि 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें वो है दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, ये दोस्तों तिजारा यहां पर दिया गया है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये तिजारा नहीं, ये दोस्तों यहां पे अजमेर में स्थित है, ठीक है। कहां पर है, ये अजमेर में स्थित है। और केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। ये तबीजी अजमेर में है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में, तिजारा यहां पर गलत दे रखा है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र ये बीचवाल में है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये सेवर भरतपुर में है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर सुमेलित कौन सा नहीं है, पहला ही सुमेलित नहीं है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पानी के मीटर एवं बिजली के मीटर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये जयपुर में स्थित है दोस्तों, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स व सेवा क्षेत्र के बेरोजगारों को स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई। दोबारा देखिए इस प्रश्न को, शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स व सेवा क्षेत्र के बेरोजगारों को स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू की गई। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है 8 अगस्त 2021 से शुरू की गई। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भोर कार्यक्रम संबंधित है। ये भोर कार्यक्रम किससे संबंधित है, ये है भिक्षावृत्ति रोकने से संबंधित है दोस्तों, ये भोर कार्यक्रम। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 फरवरी 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर का प्रश्न है, राज्य के टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ किया गया। राज्य के टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों ये किया गया शुभारंभ है 16 मई 2022 को, 16 मई 2022 को ये शुभारंभ किया गया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कालीबाई भील व देवनारायण योजना के तहत मेधावी छात्राओं को अब कितनी स्कूटी दी जाएगी।
बताइए दोस्तों, कालीबाई भील व देवनारायण योजना के तहत मेधावी छात्राओं को अब कितनी स्कूटी दी जाएगी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें 20,000 स्कूटी दी जाएगी। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20,000 स्कूटी दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, पहले 13,000 दी जा रही थी, ठीक है, और इसको बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जनजातियों और विशेष योग्यजन श्रमिकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है? तो कितने दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 65 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे इस्माइल कार्यक्रम क्या है? बताइए, इस्माइल की फुल फॉर्म बतानी है अपने को। ठीक है दोस्तों, जो ये इस्माइल कार्यक्रम है ये आओ घर में सीखें, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये चलाया गया है, और सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और दोस्तों, टेस्ट है वो आपको सर्वाधिक संख्या में देना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, रिट लेवल 2 मुख्य परीक्षा SST मॉडल पेपर के नाम से दोस्तों वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। अभी भी आपके पास में समय है, रोजाना मेरे साथ में चलिए, रोजाना आपको टेस्ट देना है। ठीक है, देखिए भाग 3, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। बिल्कुल निःशुल्क चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है, तो इस चीज का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा उठाइए। देखिए भाग 3 सामाजिक अध्ययन, ठीक है, भाग 3 सामाजिक अध्ययन, और इस भाग 3 के अंदर अपन दोस्तों 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, 125 प्रश्न तक। देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, और अपने को बताना है कि दोस्तों इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य कथन है। ठीक है, सत्य कथन बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों सिंधुवासी जो लोग हैं वो चांदी, सोना, सीसा, तांबा और कांसा इन धातुओं का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यहां पर ये तो धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये तो गलत हो जाएगा, इनको तो पता था। तो यहां पर पहला और दूसरा कथन है वो क्या है? सत्य है इसमें। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से देखिए रित से गोपा कहा गया है। बताइए, रित से गोपा है वो किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये कहा गया है वरुण को। ठीक है, वरुण को कहा गया है दोस्तों। यहां पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वरुण को कहा गया है। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए दोस्तों। देखिए यहां पे अपने को बताना है कि कौन सा एक्ट है वो कब बनाया गया था। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। यहां पे देखिए शारदा विवाह अधिनियम, दोस्तों शारदा विवाह अधिनियम ये कब बना था? तो ये 1929 में बना था दोस्तों। ठीक है, 1929 में। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम, हिंदू विवाह वैधता अधिनियम ये 1949 में बना था। ठीक है, ये भी सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पे हिंदू विवाह महिलाओं का पृथक एवं भरण पोषण अधिनियम, हिंदू विवाह महिलाओं का पृथक एवं भरण पोषण अधिनियम ये बना था दोस्तों कब? तो दोस्तों ये 1946 में बना था। तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पे विशेष विवाह, तो विशेष विवाह है ये दोस्तों 1954
में बना था, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये सारे के सारे इसमें क्या है, सही सुमेलित है। तो अपने को सुमेलित करना था, सारे के सारे सही सुमेलित है। 1 2 3 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब 1 2 3 4 किस में है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है, ये देखिए इसमें सही से टाइप नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 ये इसमें सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी। घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी दोस्तों, तो ये कब हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात है, ये नालंदा में हुई थी, ठीक है। और दोनों लगभग 6 वर्षों तक साथ रहे थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा नालंदा में, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 6 साल बाद में दोस्तों इनके बीच में कुछ मनमुटाव हो गया, इसके कारण ये अलग हो गए थे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 70 नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने किसके परामर्श पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने किसके परामर्श पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया था, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आनंद के परामर्श पर, ठीक है। आनंद के परामर्श पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया था, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आनंद, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस महाजनपद के विरुद्ध युद्ध में अजात शत्रु ने महाशिला कंटक और रथमुसल हथियारों का प्रयोग किया था, बताइए। किस महाजनपद के विरुद्ध युद्ध में अजात शत्रु ने महाशिला कंटक और रथमुसल हथियारों का प्रयोग किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वज्जी महाजनपद के विरुद्ध, वज्जी महाजनपद के विरुद्ध। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताया है, बताइए। मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 7 वर्गों में बांटा हुआ बताया गया है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लकड़ी का बना था ये, ठीक है, लकड़ी का बना था और जिसके चारों ओर खाई बनी हुई थी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिव्यावदान के अनुसार किसके उपदेश से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बताइए। दिव्यावदान के अनुसार किसके उपदेश से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उपगुप्त, ठीक है। उपगुप्त से दोस्तों बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी किसने, अशोक ने। राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था। दोस्तों उस समय मेवाड़ का शासक था राणा उदय सिंह, कौन था, राणा उदय सिंह। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है। यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है, चुंडावत मांगे सेनानी सरकाठ दियो छतरानी। दोस्तों ये पंक्ति है ये रानी सहल कंवर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सहल कंवर के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और इनका विवाह दोस्तों चुंडावत सरदार रतन सिंह के साथ में हुआ था, ये भी याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न है, मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारंपरिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था। मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दीवान। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दीवान। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 78 नंबर का प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए दोस्तों, ठीक है। निम्न को सुमेलित कीजिए, एक तरफ सूची फर्स्ट में भारतीय संविधान के पद हैं और सूची सेकंड में दोस्तों जिस देश से अपनाया गया है वो दे रखा है, यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार दोस्तों, मूल अधिकार ये यूएसए से लिए गए हैं दोस्तों। कहाँ से, यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूएसए लिख देता हूँ, ठीक है, यूएसए से लिए गए हैं मूल अधिकार, ठीक है। और संघ राज्य संबंधी
संबंधों की समवर्ती सूची। दोस्तों समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों, ठीक है। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होती है। तो दोस्तों ये चीजें ली गई है कहाँ से, तो ये कनाडा से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो यूएसए है वो कौन से भाग में है, तो यहाँ पर देखिए 5 में, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 5 1 2, 3 5 1 2 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है 3 5 1 2। अब ये किस में है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें कर लेना ये 3 5 1 2। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो कौन सा एक सही नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। देखिए दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 359(1) में जैसा उपबंध है उसके सिवाय अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 20 और 21 के परिवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए भारत के संविधान के भाग 3 के अधीन अपराधों के लिए राज्य विधानमंडल दंड विहीन किया जा सकता है। ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, ठीक है, और जिसमें नागरिकों के 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये इसमें गलत हो जाएगा, तीसरा नंबर का पार्ट है वो अपना गलत हो जाएगा। अपने को यही पूछा था कि कौन सा असत्य है, और ये सी नंबर वाला ही असत्य है, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें चौथा सही है। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा है ये दोस्तों कब की गई है, सॉरी किस में की गई है, तो ये भाग 4 क यानी कि अनुच्छेद 51A में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस संविधान के अधीन नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया है। बताइए किस संविधान संशोधन के अधीन नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 13वां संविधान संशोधन के अधीन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित घटनाओं को काल कर्मानुसार सजाइए। काल कर्मानुसार अपने को यहाँ पर सजाना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा चोरा चोरी कांड है, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था ये, ठीक है। 1922 को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। मोपला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में। रोलेक्ट एक्ट ये दोस्तों 1919 में हुआ था, आया था रोलेक्ट एक्ट, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये दोस्तों 13 अप्रैल 1919, तो ये भी इसमें 1919 आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इसमें रोलेक्ट एक्ट आया था, फिर बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो सही सुमेलित करेंगे अपन, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा इसमें देखिए 3 4 2 1, 3 4 2 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें 3 4 2 1 यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से कौन मंत्रिमंडल मिशन के सदस्य नहीं थे। इनमें से कौन मंत्रिमंडल मिशन के सदस्य नहीं थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए एटनी ईडन, ठीक है। एटनी ईडन ये नहीं थे दोस्तों, ठीक है, मंत्रिमंडल मिशन के सदस्य। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें 3 सदस्य थे, वो थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, ये तो सभी को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव पेश किया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 ये राष्ट्रपति है, ये उच्चतम न्यायालय से परामर्श तो मांग सकता है लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए
मंत्रिमंडल, यानी कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करता है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें वाई वी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनमें क्या प्रावधान किया गया है वो अपने को यहाँ पर बताना है। अनुच्छेद 225 में दोस्तों क्या है? तो दोस्तों इसमें विद्यमान उच्च न्यायालय की आधिकारिकता के बारे में बताया गया है, ठीक है। विद्यमान उच्च न्यायालय की आधिकारिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 226 में दोस्तों ये वर्तमान में प्रभावी नहीं है, अनुच्छेद 226, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और अनुच्छेद 226 क्या है, सॉरी, अनुच्छेद 226 क्या वर्तमान में प्रभावी नहीं है, अनुच्छेद 226 है ये दोस्तों कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है अनुच्छेद 226 है। और अनुच्छेद 226 क्या है, ये वर्तमान में प्रभावी नहीं है। और अनुच्छेद 227 है, ये सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है, ठीक है, शक्ति से संबंधित है ये। तो इसमें सारे के सारे सही सुमेलित है, पहले से ही अपने को सुमेलित करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसको काट लेना। यहाँ पर 1 2 3 4 इसमें सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे 89 नंबर का प्रश्न है। देखिए सूची फर्स्ट में राज्यपाल दे रखा है और सूची सेकंड में कार्यकाल दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए गुरुमुख निहाल सिंह का जो कार्यकाल है ये दोस्तों 1956 से 1962 तक रहा था, ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह का कार्यकाल। और डॉक्टर संपूर्णानंद का जो कार्यकाल है ये दोस्तों 1962 से 1967 तक रहा था, बिल्कुल सही है। सरदार हुकुम सिंह का जो कार्यकाल है ये दोस्तों इनका जो कार्यकाल है ये 1967 से 1972 तक रहा था, बिल्कुल सही है। और सरदार जोगेंद्र सिंह का जो कार्यकाल है ये 1972 से 1977 तक रहा था। ये भी सारे सही सुमेलित हैं। इसका भी राइट आंसर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 कर लेना यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 ये अपना सही होगा, ये सही से टाइप नहीं हुआ इधर, ठीक है। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है तो दोस्तों किसको है ये दायित्व है? ये दायित्व है दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग का दायित्व है ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, अपने को बताना है कि ये कार्य किसका है। देखिए शांति व कानून व्यवस्था बनाने का जो कार्य है वो दोस्तों किसका है, बताइए। शांति व कानून व्यवस्था मजिस्ट्रेट व पुलिस की जिम्मेदारी होती है ये, ठीक है, ये बिल्कुल सही है इसमें। आगे देखिए भू अभिलेख है अद्यतन करना, भू अभिलेख अद्यतन करना ये पटवारी का कार्य होता है, ठीक है, ये भी इसमें सही है। आगे देखिए रसद सामग्री उपलब्ध करवाना, रसद सामग्री उपलब्ध करवाना ये जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होती है दोस्तों, ठीक है, ये भी इसमें सही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ये दोस्तों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो ये भी इसमें सही सुमेलित है। तो यहाँ पर भी दोस्तों सारे के सारे सही सुमेलित है, अपने को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। यहाँ पर 1 2 3 4 ये भी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों वो है हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए तराइन का मैदान वर्तमान में किस राज्य में आता है? तराइन का मैदान वर्तमान में किस राज्य में आता है? राइट आंसर हो जाएगा ये हरियाणा में आता है दोस्तों तराइन का मैदान,
सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज को स्थानांतरित किए? बताइए, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज को स्थानांतरित किए? राइट आंसर हो जाएगा वो है 2010 में। 5 विभाग पंचायती राज को स्थानांतरित किए थे 2010 में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान शरीर से संगात्मक और आत्मा से एकात्मक है, यह कथन किसका है? भारतीय संविधान शरीर से संगात्मक तथा आत्मा से एकात्मक है, ये कथन किसने कहा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये कथन किसने कहा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये केसी वियर का ये कथन है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, लघु ज्वार भाटा पैदा होता है। लघु ज्वार भाटा पैदा होता है दोस्तों, ये अर्धचंद्र के समय पैदा होता है। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है तभी लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा अर्धचंद्र के समय। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 98 नंबर प्रश्न है, स्थिर तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? स्थिर तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हैरिस के द्वारा। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हैरिस के द्वारा। आगे देखिए, 99 नंबर प्रश्न है, स्टेपी घास के मैदानों का विस्तार सर्वाधिक है। स्टेपी घास के मैदानों का विस्तार सर्वाधिक है तो दोस्तों ये कहां पर है? तो ये यूरेशिया में सर्वाधिक विस्तार है इसका। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यूरेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सी विशेषता विस्तृत कृषि की है? तो कौन सी विशेषता विस्तृत कृषि की है? तो वो है कृषि जोतों का आकार बड़ा, यानी कि कृषि जोतों का बड़ा आकार, मानव श्रम में कमी, आधुनिक कृषि यंत्रों का अधिकतम प्रयोग। ये दोस्तों विस्तृत कृषि की विशेषता है ये सारी की सारी। तो यहां पर अपना उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कंप्यूटर चालित गलचा डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है। राजस्थान में कंप्यूटर चालित गलचा डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है तो ये की गई है दोस्तों जयपुर में। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। आगे देखिए, असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है। बताइए, असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है तो कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, इसकी एक निश्चित प्रक्रिया व कार्यविधि है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसकी एक निश्चित प्रक्रिया व कार्यविधि है, ये इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, असंगठित क्षेत्र की विशेषता एक निश्चित प्रक्रिया व कार्यविधि नहीं है। ठीक है, यह संगठित क्षेत्र की विशेषता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, बाकी तीनों है। आगे देखिए, जापान का मानचेस्टर कहलाता है। बताइए, जापान का मैनचेस्टर है वो किसको कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ओसाका को। ठीक है, यहां पर है बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ओसाका को। नेक्स्ट आगे देखिए, ब्रिटिश भारत में कौन सा एक पौधारोपण उपयोग नहीं था? ब्रिटिश भारत में कौन सा एक पौधारोपण उद्योग नहीं था? बताइए, ब्रिटिश भारत में कौन सा एक पौधारोपण उद्योग नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सोरा। ठीक है, सोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट सोरा नामक खनिज के रूप में मिलता है ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजकोषीय नीति एवं कर क्षेत्र के संबंध में कौन से सुधार किए गए? बताइए, अच्छा प्रश्न है। राजकोषीय नीति व कर क्षेत्र के संबंध में कौन से सुधार किए गए? तो दोस्तों बताइए कौन से सुधार किए गए? यहां पर देखिए, व्यक्तिगत आयकर की छूट की सीमा में कई चरणों में बढ़ोतरी, निर्यात से प्राप्त लाभ को कर मुक्त कर दिया गया तथा कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क में कटौती की गई। काले धन को बाहर निकालने के लिए स्वैच्छिक घोषणा पर केवल 30% कर की व्यवस्था। ये सभी क्या है? ये दोस्तों सुधार किए गए थे राजकोषीय नीति एवं कर क्षेत्र में। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, वैश्वीकरण का आवश्यक अंग है।
बताइए वैश्वीकरण का आवश्यक अंग कौन सा है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहां पर दे रखे हैं। देखिए यहां पर देखिए निर्बाध व्यापार प्रवाह है, निर्बाध पूंजी प्रवाह है, निर्बाध टेक्नोलॉजी प्रवाह है, निर्बाध प्रवाह है। दोस्तों ये सभी है, ये वैश्वीकरण अंग के आवश्यक अंग है, वैश्वीकरण के आवश्यक अंग है ये सारे के सारे। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, ये सभी। नेक्स्ट 107 नंबर का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का उद्देश्य है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाली एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य को विनियमित करना, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य को प्रोत्साहन करना, बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे उद्देश्य हैं ये विश्व व्यापार संगठन के हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 108 नंबर का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये जिनेवा में है। कहां पर है? जिनेवा में। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिनेवा में। आगे देखिए राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई थी? राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है 2008 में भामाशाह योजना लागू की गई थी। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित गलत कथन कौन सा है? दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित अपने को गलत कथन बताना है कि कौन सा इसमें गलत कथन है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर यह अधिनियम सितंबर 2013 में प्रभावी हो गया, बिल्कुल सही है। इसका क्रियान्वयन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के अनुसार गेहूं, चावल व मोटा अनाज 3:2:1 में उपलब्ध कराया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी गई, ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है ये दोस्तों सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ये क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये गलत दे रखा है ये पॉइंट डी नंबर वाला। आगे देखिए राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय के छात्रों हेतु मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना है ये कब प्रारंभ की गई? राइट आंसर हो जाएगा 7 नवंबर 2019 को ये प्रारंभ की गई, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विपणन निर्देशालय के उद्देश्य के अंतर्गत शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विपणन निर्देशालय के उद्देश्य के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है पड़ोसी राज्यों में कृषि मंडियों के विकास को बढ़ावा देना। ये दोस्तों कृषि विपणन निर्देशालय के उद्देश्य के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहां पे साक्षरता दर के आकलन के लिए किस आयु वर्ग को आधार माना जाता है? तो बताइए, तो दोस्तों साक्षरता दर के आकलन के लिए 7 वर्ष के आयु वर्ग को आधार माना जाता है, याद रखना। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितनी अवधि के लिए की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितनी अवधि के लिए की जाती है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 वर्ष के लिए। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत की मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, भारत की मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा। यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शिकायत का कारण क्या हो सकता है? शिकायत का कारण क्या हो सकता है दोस्तों? माल त्रुटिपूर्ण हो, मूल्य ज्यादा लिखा गया हो, किसमें विवरण के अनुसार न हो, तो दोस्तों ये शिकायत के कारण हो सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है? मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है उपभोक्ता। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। ठीक है, आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक क्षेत्रों में मुद्रा की भूमिका निम्न में से कौन से कारकों से स्पष्ट है?
आर्थिक क्षेत्रों में मुद्रा की भूमिका निम्न में से कौन से कारकों से स्पष्ट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आर्थिक क्रियाओं की प्रेरक, पूंजीवाद एवं साख निर्माण का आधार, आर्थिक विकास एवं रोजगार में सहायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब मनुष्य पर्वतों के सहारे ऊंचाई पर चढ़ता है या वायुयान में यात्रा करता है तो कभी कभी उसके नाक कान से खून आने लगता है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि। जब मनुष्य पर्वतों के सहारे ऊंचाई पर चढ़ता है या वायुयान में यात्रा करता है तो कभी कभी उसके नाक कान से खून आने लगता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओहो देखिए दोस्तों, इसमें एक तो ये तो ठीक है, ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की मात्रा है वो घटती जाती है, एक तो ये भी सही है। एक देखिए ऊंचाई के साथ वायुदाब कम हो जाता है, कम होता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना एक और सी, ये तीनों दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। कूट भाषा में बताना था तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एक और सी दोनों सही है। आगे देखिए, ओजोन परत की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों समताप मंडल में। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है। राज्य में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है तो वो क्या है? सही उत्तर हो जाएगा वो है केंद्रीय सहकारी बैंक। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसके निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई? किसके निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ए कनिगम। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए कनिगम। आगे देखिए 123 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं और अपने को क्या करना है, कूट भाषा में इसका उत्तर देना है, ठीक है। देखिए, 35 वर्ष की आयु के ऊपर का कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र है, बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है, बिल्कुल सही है। तीनों कथन है वो दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित सत्य है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में अनुच्छेद दे रखे और सूची सेकंड में दोस्तों अपने को यहाँ पे ये बताया गया है कि ये किससे संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 56 में दोस्तों राष्ट्रपति पद की अवधि के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो पहले से सही सुमेलित है इसमें। देखिए, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात कही गई है इसमें। अनुच्छेद 58 के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं यानी कि योग्यताएं और नियम है इसमें, ठीक है, अनुच्छेद 58 में। और अनुच्छेद 59 के अंदर राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें का प्रावधान है। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहां पर भी दोस्तों आपको 1 2 3 4 ही करना है, यहां पे सही से टाइप नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ अपने को बताना है कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। यहां पर भी देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ठीक है, या हस्तांतरण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 222 में। और अनुच्छेद 223 में दोस्तों मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में बात की गई है, ठीक है। और सॉरी, इसमें देखिए अनुच्छेद 223 में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की योग्यताओं से संबंधित है ये, ठीक है। यहां पर पहले का तो पहला हो गया अनुच्छेद 223 में, ठीक है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, अपर व कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। यहाँ पे अनुच्छेद 224 में
ये देखिए अनुच्छेद 224 दो बार दे रखे हैं, तो आपको इसमें अनुच्छेद 224 क भी करना है। ठीक है, अनुच्छेद 224 क है, ये उच्च न्यायालय के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है ये। ठीक है, और अनुच्छेद 224 है, ये दोस्तों अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है ये। और अनुच्छेद 223 है, ये कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति से संबंधित है, और ये पहला इसमें सही सुमेलित है। ये सारे के सारे दोस्तों इसमें सही सुमेलित है पहले से ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए अपन भाग 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने 125 प्रश्न तक पढ़ लिए हैं भाग 3 के अंतर्गत। ठीक है, और अब अपन भाग 4 के अंदर शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, ये भाग 4 है अपना, 126 से लेकर और 135 तक। ठीक है, 135 तक ये अपन रीति विज्ञान, शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित ये प्रश्न होंगे। देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापन की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, बताइए दोस्तों कैसी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्थानीय समाज के अनुसार, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन है मस्तिष्क उद्वेलन विधि के बारे में सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन है मस्तिष्क उद्वेलन विधि के बारे में सही नहीं है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इस विधि में कम समय लगता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, इसमें दोस्तों समय ज़्यादा लगता है इसमें, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसमें सारे के सारे सही है। आगे देखिए, इकाई योजना का प्रतिपादन मॉरिसन द्वारा कब किया गया, तो कब किया गया, तो दोस्तों वर्ष 1956 में इकाई योजना का प्रतिपादन किया गया मॉरिसन के द्वारा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, थॉर्नडाइक एवं जॉन डीवी के अनुसार समस्या विधि के पद हैं। थॉर्नडाइक एवं जॉन डीवी के अनुसार समस्या विधि के पद हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें समस्या का चुनाव करना, समस्या का प्रस्तुतिकरण, तथ्यों का संकलन। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चिंतन किस प्रकार का व्यवहार है, चिंतन किस प्रकार का व्यवहार है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें प्रकट और अप्रकट दोनों प्रकार का व्यवहार है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए, आनुभाविक साक्ष्य किस पर आधारित होते हैं, आनुभाविक साक्ष्य किस पर आधारित होते हैं, ये होते हैं दोस्तों पूर्व अनुभव व अवलोकनों पर ये आधारित होते हैं, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, संचयी व्रत में किसी शिक्षार्थी की कितने वर्ष तक की सूचनाएं प्राप्त होती है। संचयी व्रत में किसी शिक्षार्थी की कितने वर्ष तक की सूचनाएं प्राप्त होती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 वर्ष तक की, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से शिक्षण विधि की श्रेणी नहीं है, बताइए निम्न में से शिक्षण विधि की श्रेणी कौन सी नहीं है, तो वो है दोस्तों पुरातन विधियां हैं, ये शिक्षण विधि की श्रेणी नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 135 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, अनुसंधान विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अनुसंधान विधि को दोस्तों अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर ये उपरोक्त सभी यानी कि ये सभी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, शैक्षणिक मनोविज्ञान भाग 5 से संबंधित अपन प्रश्न यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, शिक्षा नवोन्मेष का क्या अर्थ है, शिक्षा नवोन्मेष का क्या अर्थ है, तो दोस्तों इसका अर्थ है शिक्षा में नवीन तकनीकी व गतिविधियां, शिक्षा में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शिक्षण में नवीन साधनों की खोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है तो ये माता एवं पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्रेस्मर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, क्रेस्मर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अंतर्मुखी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्मुखी। आगे देखिए, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता है।
फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एच गार्डनर। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह का चयन कीजिए। किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें दर्शन, सुसमायोजन, समाज सेवा की भावना। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही है। निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही है, तो दोस्तों वो सही है दोस्तों अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 142 नंबर का प्रश्न है, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत करती है उसकी। एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत करती है उसकी सृजनशीलता का। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, राइट आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 44 नंबर का प्रश्न है, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों समायोजन की कमी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 145 नंबर का प्रश्न है, कौन सी विधि उपागम के समान है प्रयोजों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर किया जाता है या लिया जाता है। कौन सी विधि उपागम के समान है प्रयोजों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समकालीन अध्ययन विधि। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भाग 6 में सूचना तकनीकी से संबंधित अपन प्रश्न पढ़ेंगे 146 से 150 तक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित परिपथों या निम्नलिखित सर्किट में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र यानी कि मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उलट पलट यानी कि फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा। आगे देखिए, मोडेम का यानी कि मोडेम नाम निम्नलिखित में से लिया गया है। बताइए, मॉडर्न नाम लिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पेंटियम चिप के सर्जन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, विनोद धाम है ये जुड़ा हुआ है दोस्तों। देखिए, विनोद धाम को पेंटियम चिप का पिता भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। तो बताइए क्या उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों निर्यात ट्यूब है, ये उपलब्ध नहीं है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 SST मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको 6ठा नंबर का मॉडल पेपर है ये कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 5 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रिट लेवल 2 मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और रोजाना मेरे साथ में चलें। आराध्य आरएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।